एक दारुल उलूम का नाम अपन ले रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात करें। लेकिन जब एक तरह के मामले केरल से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, असम और सिक्किम से भी आ रहे हैं, तो कोई एक स्ट्रक्चर होगा ना जो एक आइडियोलॉजी से निकलता होगा, इन सबको आपस में जोड़ता होगा। ट्यूशन टीचर की गली के बाहर कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ने खड़े। ट्यूशन टीचर से जब उन्होंने शिकायत की तो उसने कहा तुम एक से दोस्ती कर लो तो फिर कोई भी छेड़। अलग अलग तरीकों से उनको स्टॉक करना, चेज करना, दोस्ती करना, ट्रस्ट बिल्डअप करना। ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद कई सारे केसेस में एक महिला भी शामिल। लड़कियों को कम उम्र में ये एहसास कराना पहले कि तुम वल्नरेबल हो और फिर आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू, ये एक बहुत ही आसान एम मोटरसाइकिल। लड़का कर क्या रहा है, मेरे बाप ड्राइवर है, लड़के के पास R15 मोटरसाइकिल, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जी, यही मैं पूछना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के मामले में लड़का JCB ड्राइवर है लेकिन 3 बाइक घुमा रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में ये मनी ट्रेल्स पकड़नी। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो ट्रेल है, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना खतरनाक है? एक लड़की घर में सो रही है, उसके घर की खिड़की खुलवाई, खिड़की में से पेट्रोल छलकते हो, माचिस की तीली फेंक के आग लगा दी, लड़की मर गई। उसके बाद कह रहा है विक्टिम। बांग्लादेश से अगर एक एक्यूज्ड को बचाने के लिए इस तरीके के कैंपेन चलाए जा रहे हैं तो ये इंटरनल सिक्योरिटी है। जहां कहीं भी मध्य प्रदेश में इस तरह का मामला आ रहा है, उनका फोन चेक किया जा रहा है। 8 मामले हैं, 8 के फोन चुप हुए, 8 के फोन में लड़की की वीडियो। वहां पे उन महिलाओं को भी पकड़ना बेहद जरूरी है जो इस काम में मदद। कभी वो खाला होती है, कभी वो फूफी होती है, कभी वो आपा होती है, कभी वो बाजी होती है। आप इतनी पीड़िताओं से मिले हैं इनके बारे में, क्या एक पीड़िता जो है मामला दर्ज करवाने, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मामला दर्ज ही नहीं करवाना चाहती, मामला दर्ज करवाने के बाद एक पीड़िता की क्या क्या समस्या? मैंने एक किसी पिता से ये पूछा, आखिरी बार घर में सब लोगों ने बैठ के एक साथ खाना कब खाया? जवाब नहीं देते। सर ये आपकी गलती, हम अपने बच्चों के साथ विश्वास का रिश्ता खो रहे हैं। मुझे उसका विश्वास अर्जित करना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे वो कंफर्ट देना है जो परपेट्रेटर दे रहा है। परपेट्रेटर यही तो बोल रहा है कि तेरे पिता तुझसे प्यार नहीं करते, तेरे भाई तुझसे भेदभाव करते हैं, तेरी बहन को तेरे घर में ज्यादा प्यार किया जाता है, देख मैं ही हूं जो तुझे प्यार करता है। 2020 के बाद इन घटनाओं में ऐसा इजाफा है। सोशल मीडिया, कोविड के बाद सोशल मीडिया की लत। अब हालत यह है, माँ का सोशल मीडिया अकाउंट है तो बच्चे को फॉलो नहीं करती। बच्चे ब्लॉक भी कर रहे हैं, बच्चे ब्लॉक कर रहे हैं। पति का है, पत्नी से छुपा रहे हैं अपनी सोशल मीडिया की। सबसे पहले अगर भारत को सुधारना है तो सोशल मीडिया आईडी का पासवर्ड पूरे परिवार का एक होना चाहिए। जिस दिन हम 1 पासवर्ड 1 फैमिली पे आ गए, आप यकीन मानिए आधा देश पर। युद्ध, हिंसा, तनाव, शोषण, हत्या, अत्याचार, बलात्कार। पत्रकारिता के इस पेशे में काम करने का एक नुकसान ये है कि आपके पास नकारात्मक खबरें लगातार आती रहती हैं, ऐसी खबरें जो आपको अंदर से हिला देती हैं। मैं सोचता हूं कि जब हमें जिन्हें खबरों को बस छापना है, हमारे लिए ये चीजें इतनी मुश्किल हैं, तो जो लोग उन मामलों के अंदर तक जाते हैं, जो पीड़िताओं से मिलते हैं, जो पीड़ितों से मिलते हैं, सारी चीजों को समझते हैं, उनके लिए आखिर चीजें कितनी मुश्किल रहती होंगी। आज स्टूडियो में हमारे साथ प्रियंक कानूनगो जी हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं और उसके साथ एक्टिव तौर पे लगातार काम करते रहते हैं। अभी जल्दी ही हम कुछ समय पहले ही हमारी एक चर्चा और हुई थी भोपाल में ही एक कार्यक्रम में, जिसमें हमने डीप स्टेट के बारे में बात किया था। सर, डीप स्टेट को हमने समझा था किस तरह वो अर्थशास्त्र में काम करता है, इकोनॉमी में काम करता है, लेकिन अब जब हम मध्य प्रदेश या देश भर से लव जिहाद के ऐसे मामले आते हुए देख रहे हैं, ग्रूमिंग जिहाद के मामले देख रहे हैं, एक एनआईए की रिपोर्ट मुझे ध्यान में है जिसमें एनआईए ने कहा था, केरल की मामला था कि 7-9 मामले थे वो आपस में जुड़े हुए थे। जब आप इन मामलों पे काम करते हैं तो क्या समझ में आता है इसके पीछे भी कोई डीप स्टेट इन्वॉल्व है, इसके पीछे भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें शायद हम देख नहीं पा रहे? ये जो मॉडस ऑपरेंडाई है काम करने की वो ऑर्गेनाइज्ड है। जब कोई भी क्राइम ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है
तो डेफिनेटली कुछ लोग उसके पीछे होते हैं, कुछ मोहरे होते हैं जो आगे काम कर रहे होते हैं। ये दुनिया भर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आसानी से समझने वाली बात है। जिस अपराध का आप जिक्र कर रहे हैं, हम उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानते हैं। अगर हम दुनिया भर के विकसित राष्ट्रों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की परिभाषा को देखते हैं, दबाव में, एल्योरमेंट में, प्रभाव में, ग्रूम करके, विश्वास अर्जित करके, दैहिक शोषण करना ट्रैफिकिंग की परिभाषा के भीतर आता है। दुनिया का सबसे घृणित क्राइम। मैं आपको एक बात बताता हूं। भारत में जो पहला इस्लामिक आक्रांता आया, उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। जी। एक हदीस थी जिसको कहा जाता है कि वो हदीस थी गजवाए हिंद करना है, और गजवाए हिंद का अरमान लेकर के मोहम्मद बिन कासिम आया, राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया। राजा दाहिर के वध के बाद, उनकी हत्या के बाद, उनकी 2 बेटियां थी। पूरे भारत के जब हम इतिहास के कारों के बारे में, उस घटना के बारे में उनका लिखा हुआ पढ़ते, हमको स्वतः समझ में आता है कि इन दोनों लड़कियों को खलीफा को पेश करने के लिए बंदी बना के भेज दिया गया था। लड़कियों को यहाँ पर से पकड़ के उनको कैद करके दूसरे को देने के लिए, खलीफा को देना, जिसके ऑर्डर पे वो आए थे, वहां पे पेश करने भेजा गया था। लड़कियों ने वहां जाके बोला कि हमको कासिम ने नापाक कर दिया है और इसके बदले में कासिम का कत्ल हुआ था। ये एक स्टोरी है। लेकिन जैसे जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अपनी पिटाई कुटाई को, अपने यहाँ हुए ऑपरेशन सिंदूर के अटैक को, अपनी आवाम को खुद की जीत बता रहा है। नैरेटिव है। बिल्कुल। कुछ साल पहले दारुल उलूम देवबंद से एकेडमिकली रिलीजियसली एफिलेटेड चंडीगढ़ के एक मदरसे में हम इंस्पेक्शन करने गए थे। वहां हिंदी की तर्जुमे वाली मोहम्मद बिन कासिम किताब मिली। अब वो किताब क्या कह रही है? उसे मोहम्मद बिन कासिम का ग्लोरिफिकेशन लिखा है। वो किताब ये कह रही है कि दाहिर की लड़कियों को राजा दाहिर के मरने के बाद मोहम्मद बिन कासिम अपनी बहन बनाकर अपने साथ ले गया, और उसके बाद उनका कोई प्रमाण नहीं। तो हर पाप को, हर अपराध को अलग अलग प्रकार के कवर देना। वो लड़कियां गई, वो ट्रैफिक हुई है, नाबालिग लड़कियां थी, वो भले आज से 1200 साल पहले गई है, उसे एक आइडियोलॉजिकल कवर दे दिया जाता है। ये ट्रैफिकिंग नहीं। मैं अभी आपको दिखाऊं, अगर दारुल उलूम, देखिए इस्लामिक कायदे कानून के लिए जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, जिसको खड़ा करने में भोपाल का बड़ा योगदान है, दारुल उलूम देवबंद। थोड़ा सा डिटेल में इसमें देखिए, जब 1866 में दारुल उलूम देवबंद की नींव का पत्थर रखा गया, तो जो शुरुआती डोनेशन आई उसमें भोपाल नवाब का डोनेशन था, और वो वन टाइम डोनेशन नहीं है, रिकरिंग है। वो रिकरिंग है, और 1980 तक का तो है। अब उसके बाद हमको पता नहीं, लेकिन बड़े लंबे समय तक, उस जमाने में 100 रुपया महीना 1866 में भोपाल के लोगों के खून पसीने की कमाई को जो नवाब ने लूटा था, वो पैसा वहां तक गया। खैर, तो भोपाल का भी हिस्सा उसमें शामिल है। वो फतवे देते हैं अलग अलग चीजों पे, लोग फतवा मांगते हैं, मसलों पे वो फतवा देते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़ी गहरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा खुले दिमाग से समझने की जरूरत है। संकीर्ण मानसिकता कर लेंगे तो अर्थ का अनर्थ निकाला जाए। खुले दिमाग की बात यह है, एक किसी आदमी ने दारुल उलूम देवबंद में
जाकर के ऑनलाइन फतवा मांगा। फतवा ये मांगा कि आप मुझे ये बताइए कि एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी की जा सकती है कि नहीं। तो उन्होंने जो फतवा दिया, वो फतवा ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक कि वो लड़की इस्लाम के अंदर नहीं आती उससे शादी करना जो है जायज नहीं। यही सारी समस्या है। नहीं, ये मेरे लिए भी पहली बार है किसी ने इस समस्या को ट्रैफिकिंग की समस्या बताया, और अब जब मैं सोच पा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये पूरी तरीके से ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक दारुल उलूम का नाम अपन ले रहे हैं, एक आइडियोलॉजी की बात हो रही है। लेकिन जब एक तरह के मामले केरल से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, असम और सिक्किम से भी आ रहे हैं, तो कोई एक स्ट्रक्चर होगा ना जो एक आइडियोलॉजी से निकलता होगा, इन सबको आपस में जोड़ता होगा। भाई, एक किसी मासूम लड़के ने आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक से, अपने धार्मिक थिंक टैंक से सवाल पूछा, उसको सीधा उत्तर देना चाहिए ना। उसने पूछा, क्या हिंदू लड़की से प्रेम विवाह कर सकता हूं, क्या निकाह कर सकता हूं? तो उसको बोलना चाहिए ना, अगर निकाह नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। निकाह तब कर सकते हो जब उसको इस्लाम में तुम मतांतरित कर लो। ये जो बदमाशी है, ये खतरनाक, यही ट्रैप है, यही ट्रैफिकिंग है। भाई, आप कम्युनल हार्मनी बनाना चाहते हो ना। आप कम्युनल हार्मनी बनाने के लिए 19, 20, 21 साल का कोई लड़का है, उसके मन में हार्मोनिकल चेंजेस के कारण कोई प्रभाव आया है, कोई बात आई है। अगर ये बात इतनी सीधी सादी है, तो कोई बात आई है तो आप उसको बता दीजिए। लेकिन नहीं, आप बोलेंगे कि हाँ, निकाह तो हम करवाएंगे, पहले लड़की को धर्मांतरित कराओ। ये गड़बड़ है, ये सोच गड़बड़ है। उनके दिमाग में जहर डाला जा रहा है। उनके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है उसको वो फर्दर स्प्रेड कर रहे, नई पीढ़ी को डाल रहे। ये खतरनाक है। देखिए, अभी आप भोपाल के मामले का जिक्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक शिरडी के पास एक गांव में ये हुआ। ट्यूशन टीचर थी, जो लड़कियां ऑर्फन थी या सिंगल पेरेंट थी, जिनकी मां नहीं थी, ट्यूशन टीचर रही होगी 25 से 30 साल की, लड़कियां थी 12, 13, 14, 15 साल की। तो वो उस टीचर में बड़ी बहन का मां का रूप देखेंगी, और टीचर ने भी उनको कंफर्ट दिया। वैसे ही ट्यूशन टीचर की गली के बाहर कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ने खड़े होते थे। ट्यूशन टीचर से जब उन्होंने शिकायत की तो उसने कहा, तुम एक से दोस्ती कर लो तो फिर कोई नहीं छेड़ेगा। फिर वही बात है। देखिए, मॉडस ऑपरेंडाई, चाहे आप अजमेर की बात करें, ब्यावर की बात करें, भोपाल की बात करें, शिरडी की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां जहां इस तरीके के केसेस हुए, मैंने इंक्वायरी की, कुछ डायलॉग सेम है, मॉडस ऑपरेंडाई सेम है, लगभग लगभग। वल्नरेबल लड़कियों को आइडेंटिफाई करना पहला काम, अलग अलग तरीकों से उनको स्टॉक करना, चेज करना, दोस्ती करना, ट्रस्ट बिल्डअप करना। ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद कई सारे केसेस में एक महिला भी शामिल है। वो महिला कंफर्ट देती है। और देखिए, 15, 16, 17 साल की बच्ची है, लड़का 22, 23। भोपाल की घटना बता रहा हूं मैं आपको। भोपाल की घटना में लड़के की बड़ी बहन लड़की को बोलती है, तुम पास हो जाओगी, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अरे भाई, दुआ से पास होता है कोई? पास पढ़ाई से होगा। तुम बड़ी बहन हो, तुमको ये समझाना चाहिए। लड़की जींस टी शर्ट पहन के घूमती है, उसके परिवार ने अलाउ कर रखा है, लड़की की अपनी स्वतंत्रता है, कुछ भी पहने। बड़ी बहन ने जन्मदिन के तोहफे में जान करके सूट और दुपट्टा भेजा। तो बहुत धीरे 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 इन्फ्लुएंस किया जाता है कई सारे केसेस में। आप अपने धर्म की अच्छी बात स्प्रेड करिए,
फैलाइए, थोपिए मत। बिल्कुल। एक लड़की ने मुझे बताया जो इस प्रकार की ट्रैफिकिंग की विक्टिम है, उसने मुझे बड़े स्पष्ट रूप से ये बताया कि भैया मैं अपने भाइयों के साथ अयोध्या गई थी। अयोध्या के विजिट में वो अपने बुआ के और बुआ के लड़के के बुआ के देवर के लड़के, मतलब हमारे यहाँ तो एक्सटेंडेड फैमिली ही हुई, भाई वो उनके साथ गई। जब वो वापस आई तो जिस लड़के के प्रेम के झांसे में वो थी, उस शोहदे ने उससे बोला तुम्हारे भाइयों ने तो तुम्हारे मजे लिए। उनके यहाँ नॉर्मल है ना? ये किस प्रकार की मनः स्थिति है? मतलब इसको तो आप शब्द नहीं है, किस प्रकार की गंदगी दिमाग में भर के लड़कियों से बात कर। एक लड़की के बारे में पता चला कि वो उसको लगातार ये बोला गया कि तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई केयर नहीं करता है, देखो मैं ही तुमको प्रोटेक्ट करता हूं। किसी लड़की ने यह भी बताया कि जब कॉलेज में पहुंचे तो नया माहौल, स्कूल से निकल के कॉलेज में पहुंचे तो ये जो सरगना था इस रैकेट का ट्रैफिकिंग के, उसकी इमेज ना केवल कैसानोवा जैसी थी बल्कि हर झगड़े को वो निपटाएगा, हर प्रकार के विवाद में वो प्रोटेक्टर है। तो लड़कियों को कम उम्र में ये एहसास कराना पहले कि तुम वल्नरेबल हो और फिर आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू, ये एक बहुत ही आसान एमओ है, मॉडस ऑपरेंडी है। इस ट्रैप में लड़कियों को फंसाया जाता है। इसमें होता क्या है, लड़का कर क्या रहा है, भाई बाप ड्राइवर है, लड़के के पास R15 मोटरसाइकिल है, ये पैसा कहां से आ रहा है? जी, यही मैं पूछना चाह रहा। महाराष्ट्र के मामले में लड़का जेसीबी ड्राइवर है, लेकिन 3 बाइक घुमा रहा है। एक फल का ठेला लगाने वाला लड़का 3 लाख की बाइक से घूम रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में ये मनी ट्रेल्स पकड़नी है। अगर ये मनी ट्रेल्स लेजिटिमाइज नहीं है, अगर ये मनी ट्रेल्स बैंक के थ्रू नहीं है, तो कहां से मोटरसाइकिल खरीदी? अगर 2 लाख 2.5 लाख का पेमेंट कैश में हुआ है तो उसको भी उठाइए। इन केसेस का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लड़कियों को एल्यूर करके, ट्रैफिक करके धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने में अगर वो मोटरसाइकिल यूज हुई है तो वो यूज हुई है, बिल्कुल हुई है। वो अपराध में प्रयुक्त किया गया साधन है। वो कहां से आया, कैसे आया, उसकी साधन के रूप में जांच की जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को 360 डिग्री घूमना पड़ेगा, तब जाकर के हम असली अपराधी को पकड़ पाएंगे। क्योंकि आपने भोपाल के मामले की जिक्र किया, और ये क्या इन मामलों में जिन पीड़िताओं से अपन ने बात की है, किसी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की यूज की बात, दवाओं की यूज की बात, ड्रग्स की यूज की बात, इस तरह का भी कुछ मामला सामने आता है? अभी इस मामले में हमारी जांच ऑनगोइंग है, लेकिन जो प्राइमा फेसाई मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है उसमें ये पता चल रहा है कि कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस किसी एक बच्चे को दिया गया है अदर देन भोपाल। महाराष्ट्र वाले एक मामले में ट्यूशन टीचर जहां पे 6-7 लड़कियों को इस तरीके से ट्रैप में फंसाई थी, वो लड़कियों को दूध में एक राख डाल के देती थी दुआ पढ़ के। अब वो राख के अंदर क्या सब्सटेंस था, पुलिस ने कभी इन्वेस्टिगेशन करके हमको नहीं बताया। मैं इस मामले को और भी जगहों से, एक वॉइस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2018-19 की, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कुछ और सीनियर लोग पैनल्स वगैरह, इसमें उन्होंने दवाओं के यूज को कंफर्म किया था इस तरह के मामलों में एडिक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। और मैं इस मामले को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहता हूँ, थोड़ा दायरा इसका बढ़ाना चाहता हूँ।
आज एक तो आपने शुरुआत में ही कासिम की जो बात कही कि हिंद को फतह करने की बात है, भारत के ऊपर कब्जे की बात। आज जब हम कोई घोषित युद्ध नहीं देख रहे हैं, जब बात शांति शांति की बात की जा रही है, भाईचारे, गंगा जमनी तहजीब की बात कर रही है और आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, ऐसे में सिर्फ पिछले साल का मामला हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो करीब 1200-1300 मामले थे, जिसमें 3-1000 के करीब पीड़िताएं हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है। वास्तविक संख्या कितनी है? जब ऐसी स्थिति में इतनी बच्चियां टारगेट हो रही हैं उनका उपयोग, कल अगर घोषित रूप से ये चीज शुरू होती, जो आजादी से पहले डायरेक्ट एक्शन जैसी स्थिति बनी थी, तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो ट्रेल है, क्योंकि जिस ट्रेल से पैसा इस काम के लिए आ सकता है उस ट्रेल से किसी और काम के लिए भी तो आ सकता है। ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना खतरनाक है? झारखंड के दुमका में एक लड़की को जिंदा जला के मार दिया गया। उस लड़की ने ट्रैप में फंसने से मना कर दिया। हम लोग पहुंचे, लड़का अरेस्ट हुआ। लड़के के समर्थन में एक सोशल मीडिया कैंपेन चला। हम लोगों के ऊपर जो जांच कर रहे थे, ये दबाव बाहरी तौर पे ट्रोल करके बनाया जाने लगा कि वो जो लड़का है, शाहरुख नाम था उसका, कि वो लड़का इनोसेंट है, वो लड़का तो विक्टिम। विक्टिम कैसे? अरे सोचो यार, एक लड़की घर में सो रही है, उसके घर की खिड़की खुलवाई, खिड़की में से पेट्रोल छिड़क के माचिस की तीली फेंक के आग लगा दी, लड़की मर गई। अंदर से गेट बंद था उसका, गेट बंद करके सो रही थी। एक ग्रिल वाली खिड़की जो होती है ना, उसमें से पेट्रोल फेंका, उसके ऊपर आग लगा दी उसको। उसके बाद कह रहे हैं विक्टिम। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, जो आपका सवाल है, उसका उत्तर यहां इसमें छिपा हुआ है कि जब ये पूरा का पूरा कैंपेन उसके समर्थन में चला, इसके रूट्स बांग्लादेश में, ये जिला भी बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक। तो बांग्लादेश से अगर एक एक्यूज्ड को बचाने के लिए इस तरीके के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इनकी परिणति में जहां आदिवासी बहुल इलाके हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं, झारखंड का ब्लैटेंट एग्जाम्पल है। वहां के लोकसभा एमपी इस बात को पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, आज पुनः ये बात कहता हूं कि चेंज इन डेमोग्राफी विल लीड टू चेंज इन ज्योग्राफी। आज आप डेमोग्राफी चेंज करोगे, कल को उस इलाके की ज्योग्राफी चेंज करने का दबाव बनेगा। कितने पाकिस्तान बनाइएगा, कितने पाकिस्तान बनाइएगा? तो डेमोग्राफी को डेलिबरेटली चेंज करने के लिए आदिवासी लड़कियों को प्रेम संबंध के नाम पे फंसाकर उनकी जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं और ये घटनाएं लगातार सामने आ रही, लेकिन झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं करती। एफिडेविट पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। मेरे फोन में भी एफिडेविट मैं आपको दिखा दूंगा, कंप्लेंट पड़ी मेरे। लड़की जाती है उसके आदमी के साथ और एक एफिडेविट देती है और धर्म परिवर्तन हो गया। पूर्णिया में, बिहार में, ये बॉर्डर बांग्लादेश के बॉर्डर से नजदीक जो मालदा वाला बॉर्डर होता है, उसके पास से पूर्णिया बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ब्रॉथल था, ब्रॉथल पे हम लोगों ने जाके एक बार कुछ लड़कियों को रेस्क्यू किया। मैं नाम बदल के बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन जब लड़की को रेस्क्यू किया तो लड़की बोलती है, मैं नाम क्या बेटा तुम्हारा? बोली रचना खातून। तो जब आप डेमोग्राफी बदलने में इस कदर आगे बढ़ जाएंगे तो देश की ज्योग्राफी चेंज करने वाले जो तत्व हैं वो उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि देश की स्ट्रक्चर को, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, रिलीजियस स्ट्रक्चर को, कल्चरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए डेमोग्राफी की भी रक्षा की जाए। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के मामले एनआईए ने भी रिपोर्ट किया था झारखंड वाले मामले को, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी जैसे यहाँ जिस तरह का आपने कोचिंग का मामला बताया, इसी तरह का मामला हमारे यहाँ मुरैना से सामने आया। मुरैना में एक इंसानियत कोचिंग सेंटर, इंसानियत कंप्यूटर कोचिंग ऐसा करके संस्थान चलाते थे। अभी ठाकुर अपना लोगों को नाम बताते थे, नाम इमरान था। उस सारी लड़कियां नाबालिग हैं, कोचिंग पढ़ने की बच्ची आती हैं। जब उसका कैमरा पकड़ा गया तो कैमरे में बस 3 दिन की रिकॉर्डिंग थी
और 3 दिन की रिकॉर्डिंग में ही 8 से 10 बच्चियों के साथ उसके भी 2.5 साल से कोचिंग चला रहा हूँ। जब पुलिस उसको उठा करके लेके गई तो 2 घंटे के अंदर 10-12 लोग, कोई वकील, कोई पत्रकार, दूसरे जिलों से थाने में पहुंच गए दबाव बनाने के लिए। ये भी हर जगह कॉमन है। एक चीज आपने हमें सजेस्ट की कि जो बाइक इस्तेमाल हुई है क्योंकि क्राइम में इस्तेमाल हुई है, उसका उस तरीके से जांच करना चाहिए। और क्या चेंजेस होने चाहिए जांच करने के तरीके में, इन मामलों को समझने के तरीके में, जिससे सिर्फ क्योंकि भोपाल में जो लड़के, मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल में जो लड़के पकड़ाए क्योंकि उनके फोन में वीडियो मिले, इसीलिए पुलिस के मानस में ये चीज आई। और अब जहां कहीं भी मध्य प्रदेश में इस तरह का मामला आ रहा है, उनका फोन चेक किया जा रहा है। और मजे की बात है, 8 मामले हैं, 8 के फोन चेक हुए, 8 के फोन में लड़कियों के वीडियो है। वीडियो बना के ब्लैकमेल करना तो मॉडस ऑपरेंडाई का पार्ट है। देखिए, वीडियो चेक करना तो एक बात, जो फिजिकल एविडेंस है, जो डिजिटल एविडेंस है, वो तो पुलिस अपना ढूंढेगी। इमोशनल कनेक्ट जहां लड़की के साथ किया जाता है, वहां पे उन महिलाओं को भी पकड़ना बेहद जरूरी है जो इस काम में मदद करती है। कभी वो खाला होती है, कभी वो फूफी होती है, कभी वो आपा होती है, कभी वो बाजी होती है। उनको पकड़ना बेहद जरूरी है। केवल इसलिए छोड़ देना कि वो महिला है, ये गलत है। एक बालिग औरत अगर किसी नाबालिग लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने में इमोशनली मदद कर रही है तो ये ट्रैफिकिंग है। बिल्कुल। ये जिहाद इहाद के मामले करके होता क्या है, आप बोलते हैं जिहाद। जिहाद जैसे ही आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तो एक पूरी कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर अटैक, रिलीजियस हो जाता है, रिलीजियस मामला हो जाता है। और उसमें फिर कम्युनिटी यूनाइट हो जाती है और बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, और फिर ये मामला पूरा का पूरा धार्मिक रंग ले लेता है। और फिर इसमें बड़े बड़े बयान होने लगते हैं। इसमें फिर चाहे अफसर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया हो, 2-2 दिन की वीडियो का मसाला मिल जाता है और मेन स्ट्रीम चैनल इसमें कूद जाते हैं और फिर ये सब होने लगता है। और उसके बाद धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और खत्म। एक्शन होता नहीं। एक्शन का मतलब होता है प्रॉपर कसी हुई एफआईआर। मैं प्रॉपर कसी हुई एफआईआर इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे की मनः स्थिति या लड़कियों की मनः स्थिति को समझ के सारा कंटेंट एफआईआर में जितना आया वो, उसके बाद स्टेटमेंट का 161 के स्टेटमेंट का पुलिस सबसे ज्यादा जल्दी कराने का दबाव बनाती है। अरे हत्या के मामले में 2-2 साल तक चार्जशीट पेश नहीं कर रहे, बलात्कार के पोक्सो के हजारों मामले हैं जहां तुमने साल साल भर चार्जशीट पेश नहीं की है। आयोग कहते रहते हैं करो भाई, तो ढील पटके रहते हो। इन मामलों में मैंने देखा है पुलिस को चार्जशीट पेश करने की बड़ी जल्दी रहती है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा, मैं लड़की का नाम नहीं ले रहा, लेकिन दिल्ली का वो केस आपको याद है जिसमें लड़की फ्रिज में बंद थी और रोज एक लाश का टुकड़ा निकालता था और जाके जंगल में डाले जाता था। वो लड़की तो मर गई, उसकी तो लाश फ्रिज में। जिस वक्त वो अब्दुल अरेस्ट हुआ उस वक्त वो एक दूसरी लड़की के साथ लिव इन में था और वो लड़की 2-2, 3-3 दिन इसके फ्लैट पे आती थी, वहां रुकती थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी। उसी फ्लैट में एक फ्रिज में एक दूसरी लड़की की लाश पड़ी हुई थी जिसके टुकड़े निकाल निकाल के वो जंगल में फेंक रहा था। जो दूसरी लड़की उसके ट्रैप में थी उसने मनोविज्ञान की स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की हुई थी, एमए साइकोलॉजी। मैं आपको फिर बताता हूं, मनोविज्ञान की इतने उच्च स्तर की पढ़ाई करने वाली लड़कियां भी जब ट्रैप में फंस सकती हैं, कोई भी ह्यूमन किसी भी ट्रैप में फंस सकता है। चार्जशीट पेश करने के पहले पूरा विक्टिम सपोर्ट सिस्टम यूनाइटेड वे में काम करना चाहिए। मैं तो बड़े स्ट्रांगली बोलूंगा कि जब तक कंपनसेशन की पहली किस्त ना मिल जाए तब तक जमानत होनी नहीं चाहिए। न्यायालय को जमानत के पहले यह पूछना चाहिए
कि विक्टिम को कंपनसेशन दिया या नहीं दिया। मैं आपको फिर बताता हूं, विक्टिम को दिया गया कंपनसेशन विल लीड टू कन्विक्शन। कारण है उसका, आपके भोपाल के केस के विक्टिम्स को रिलोकेट करना पड़ा, घर बदलना पड़ा। किसने पैसे दिए घर बदलने के? वहां रह के क्या बयान दे पाएगी? दबाव बनेगा हर तरफ से। और आपका पूरा समाज आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा, धरना देगा। किसी ने पूछा कि लड़कियों की मदद करनी है, बिना माँ बाप की बेटियां हैं, बिना माँ बाप की बेटियां जिनका रेप हुआ, पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ करके किसी दुकान पे काम करके अपना जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें अपना घर बदलना पड़ा। उनके साथ एक बूढ़ी दादी है जो लगभग लगभग बेड रिडन स्थिति में है। उनके घर में नए घर में जाने के लिए राशन पानी से लेकर के किचन का सामान है, बिस्तर है, दैनंदिन की आवश्यकताएं हैं, घर में पर्दे लगाना है। किसी ने पूछा कि बिटिया तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं? समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को तत्काल कंपनसेशन देना चाहिए। मुझे बड़ी शर्म आ रही हो ये बात आज आपसे कहते हुए कि आज तक कंपनसेशन डिलीवर नहीं हुआ है, डिस्बर्स नहीं हुआ है। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले 3 से 4 दिन में सरकार से इन बच्चियों को कंपनसेशन की पहली किस्त दिलवा दी जाए। बिना पैसे के ये लड़ाइयां नहीं लड़ी जा सकती। पैसे की जरूरत, मान लीजिए आपने वकील दे दिया, अब लड़की को आज एनएचआरसी की टीम आई है, उसके सामने बयान देने जाना है, ऑटो करना है ना भाई, 100-200 रुपया ऑटो का उसे किसने दिया? घर में खाना बना के नहीं जाएगी, सवेरे सवेरे कोर्ट पहुंचना है, नौकरी से छुट्टी लेगी, कोर्ट पहुंचने के लिए भाई बाहर उसे नाश्ता करना पड़ेगा। ये मनुष्य की आवश्यकता है, इसकी चिंता कौन कर रहा है आज आपके? उसकी जेब में पहले पैसा डालिए, उसके साथ घटना हुई है, प्रशासन, शासन, सरकार वो घटना रोकने में असमर्थ रही है। कंपनसेशन इस बात का है कि वो लड़ सके अपनी लड़ाई, वो मदद पहले करिए। हमारे यहाँ का विक्टिम सपोर्ट सिस्टम एकदम बेकार है। हमें अपने समाज में बहुत सारी चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। भाई कानून ने कहा, मैंने कल ही ये बात पता की, मैंने कानून ने कहा कि सपोर्ट पर्सन देंगे। अब सपोर्ट पर्सन को देने के लिए जो एनजीओज आ रहे हैं वो इस तरीके की घटनाओं को ट्रैफिकिंग ही नहीं मान रही। तो यहां सरकार की, व्यवस्था की, तंत्र की सोच में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इसके लिए प्रोएक्टिवली हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा और इस पूरे संसार को ये बताना पड़ेगा कि अगर लड़की का रेप किया है तो उसके साथ हम खड़े हैं। और हम खड़े होके तब तक खड़े हैं जब तक के आरोपी को सजा ना मिल जाए। हमने प्यारे मियां वाले केस में इसी भोपाल में करके बताया। बिल्कुल, आप सब लोग उस बात के गवाह, आपके यूट्यूब चैनल ने हमारी बड़ी मदद की। प्यारे मियां का कन्विक्शन ना हो इसके लिए बहुत सारी ताकत है। भीड़ कितनी जमा हुआ करती थी कोर्ट के बाद, थाने के बाद। लेकिन ये कुछ चुनिंदा मानवता के रक्षकों, मैं उनके नाम भी नहीं ले सकता, उनकी जान को खतरा हो जाएगा, आप सोचिए जरा। लेकिन उन मानवता के रक्षकों की लड़ाई थी जिन्होंने उन बच्चियों की लड़ाई खुद के सीने पे ढाल बना के लड़ी और वो जीते और उसको सजा हो। नहीं, आपने एक ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। मुझे नहीं लगता कहीं भी इसके बारे में बात की गई है कि एक पीड़िता की समस्याएं क्या क्या होती हैं। हम तो बहुत बार निकलते हैं समाज में तो दर्जन लोग कैसे मिलते हैं, लड़की की गलती थी, नहीं जाना था उसको, क्यों गई। और आप इतनी पीड़िताओं से मिले हैं जिनसे बात, क्या एक पीड़िता जो है मामला दर्ज करवाने, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मामला दर्ज ही नहीं करवाना चाहती। नहीं करवाना। मामला दर्ज करवाने के बाद एक पीड़िता की क्या क्या समस्याएं हैं और उसको ठीक करने के लिए हम एज अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं। मैं एक बार किसी घटना की जांच के लिए गया, 15, 16, 17 साल की 4-5 पीड़ित बच्चियां थी, मैंने सबको साथ बिठाया। घटना सामने आए, 12-15 दिन हो चुके थे, बच्चियों के 10th बोर्ड के एग्जाम 15 दिन दूर थे। मैंने उनसे पूछा तो तुम्हें क्या चाहिए भाई?
मैं आयोग के नाते जाऊंगा तो मेरा दायित्व होगा कि मैं केस के बारे में जानकारी इकट्ठी करूं और आ जाऊं। ये इनह्यूमन है, अमानवीय है। मैंने उनसे पूछा तो आप यकीन नहीं मानोगे, एक तो आप पीड़ित बच्चे और उसकी एज कितनी है उसके अनुसार सोचो ना। उन्होंने बोला कि सर स्कूल भिजवा दीजिए, स्कूल बंद है 15 दिन से, एग्जाम फेल हो जाएंगे तो शादी करा देंगे घर वाले। कल्पना करिए। उसका सोचने की क्षमता, उसका संघर्ष वो ही दूसरा है। वो आपकी तरह नहीं सोच सकती। हाँ। उनसे पूछा, उनके उनके स्कूल के मैनेजमेंट को बुलाया, टीचर को बुलाया। उन लड़कियों को अपने प्रिंसिपल पे गजब कॉन्फिडेंस था। उन्होंने बोला हमारी प्रिंसिपल हमको प्रोटेक्ट कर लेगी, हमें स्कूल जाने दीजिए बस। लेकिन लड़कियों की प्रॉब्लम अलग है। मैंने उनसे पूछा खाने में क्या पसंद है, 15 दिन से उनकी पसंद का खाना घर वालों ने नहीं खिलाया। बच्चे आपके हैं भाई, गलती हुई है उनसे, उनको धोखे में रखा गया, उनके साथ छल हुआ और उसमें माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। मैंने एक किसी पिता से ये पूछा, आखिरी बार घर में सब लोगों ने बैठ के एक साथ खाना कब खाया? जवाब नहीं दे पाए। लेकिन सर ये आपकी गलती है, हम अपने बच्चों के साथ विश्वास का रिश्ता खो रहे हैं और हम कल्पना करते हैं कि बच्चे भटके नहीं, बच्चों का कोई दुरुपयोग ना कर पाए। विश्वास तो हम खत्म कर रहे हैं। मेरे बच्चे का मेरे पे वो ट्रस्ट होना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी उससे कोई कुछ कहेगा, सबसे पहले आके मेरा बच्चा मुझे बताएगा। अगर मेरा बच्चा मुझे नहीं बता रहा तो गलती मेरी है। अगर मैं 16, 17, 18 साल की लड़की को पीट दूंगा तो मैं बेवकूफ हूं, गलती मेरी है। मैं डिस्टेंस बनाऊंगा उससे। मुझे उसका विश्वास अर्जित करना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे वो कंफर्ट देना है जो परपेट्रेटर दे रहा है। परपेट्रेटर यही तो बोल रहा है कि तेरे पिता तुझसे प्यार नहीं करते, तेरे भाई तुझसे भेदभाव करते हैं, तेरी बहन को तेरे घर में ज्यादा प्यार किया जाता है, देख मैं ही हूं जो तुझे प्यार करता हूं। परपेट्रेटर की मोडस ऑपरेंडाई बिल्कुल अलग है। ये मनोहर कहानियां नहीं चल रही है, वो चांद तारे तोड़ के नहीं दिखा रहा उसे। आप सोचो जरा, सरकारी नौकरी वाले मध्यम वर्गीय, जो एक आइडियल भारत में सपना है कि सरकारी नौकरी हो, एक आइडियल घर के 2 बच्चे हम अच्छे वाला परिवार जो है, उसमें कोई लड़की जो जो बेहतरीन स्कूलों में पढ़ रही, किसी ऐसे लड़के के प्रभाव में कैसे आ जाएगी जो मोटरसाइकिल का मैकेनिक है? उसके पीछे की कहानी समझिए। आपने बच्चे को साइलो में डाल दिया, वहां वो हीलर है, वहां वो कह रहा है कि मैंने दुआ पढ़ी तेरे लिए, तेरी मां तुझसे प्यार करने लगेगी। वो मां का प्यार पाने के लिए अगर एक परपेट्रेटर से दुआ पढ़वाने को यकीन कर रही है तो गलती माँ बाप की है। परिवार में जो कमी हमने छोड़ दी है, वैक्यूम छोड़ दिया, उसको फुलफिल करके उनका शोषण कर। यस एग्जैक्टली। ये वैक्यूम आप परिवार में स्नेह, प्यार से, प्रेम से भर लो, खत्म हो जाएगा। कुटुंब को ठीक करना है, परिवार को ठीक करना है। सोशल मीडिया 2020 के बाद इन घटनाओं में ऐसा इजाफा आया है। सोशल मीडिया, कोविड के बाद सोशल मीडिया की लत। अब हालत यह है, मां का सोशल मीडिया अकाउंट है तो बच्चे को फॉलो नहीं करती, बच्चे ब्लॉक भी कर देते, बच्चे ब्लॉक कर रहे हैं। पति का है, पत्नी से छुपा रहे हैं अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी। चोर कौन हुआ? अगर मैं अपनी सोशल मीडिया आईडी के पासवर्ड अपनी पत्नी को नहीं दे रहा हूं तो मैं चोर। ये जो लिबरल फॉर्मूला मध्यम वर्ग में घुसाया गया कि मेरी इस कदर प्राइवेसी, मेरा अधिकार है कि मैं अपनी पत्नी से छुप करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखूं, मैं अपनी पत्नी से छुप के दूसरी औरतों को रील्स पे स्टॉक करूं, वो परिवार को तोड़ना है।
उसमें आप अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं। जब आप दूसरे की औरत को, दूसरे की बीवी को, दूसरी महिला को स्टॉक करेंगे, कोई आपकी बेटी को भी स्टॉक करेगा, कोई आपकी पत्नी को भी स्टॉक करेगा। सबसे पहले अगर भारत को सुधरना है तो सोशल मीडिया आईडी का पासवर्ड पूरे परिवार का एक होना चाहिए। जिस दिन हम वन पासवर्ड वन फैमिली पे आ गए, आप यकीन मानिए आधा देश सुधर जाएगा। इस तरीके की घटनाओं में गिरावट आप खुद महसूस कर पाएंगे। ऐसा क्या है जो मुझे अपने बच्चों से छुपाना पड़े, और मेरे बच्चों का ऐसा क्या है जो उन्हें मुझसे छुपाना पड़े? वो दोस्ती होनी चाहिए। आपकी आईडी का पासवर्ड आपके दोस्त के पास होता है कई बार। बच्चों का आपस में दोस्तों में बटा होता है। माँ बाप वो दोस्त क्यों नहीं है, भाई बहन वो दोस्त क्यों नहीं है, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने बच्चे, कितने युवा, कितने जवान लड़के लड़कियां की लाइफ बर्बाद हो रही है। आई हैव सीरीज ऑफ केसेस। मैं आज आपको बताता रहूंगा तो कल सुबह हो जाएगी, केस खत्म नहीं होगा। माँ बाप को पता ही नहीं है कि बच्चे इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है माँ बाप क्या कर रहे हैं। ये पर्देदारी खत्म होनी चाहिए। ये पर्दा जो है, ये जो नकाब है, ये हटना चाहिए। ये पर्दे, ये दूरियां और परिवार के बीच में पैदा हो रहा वैक्यूम, ये इन घटनाओं का बड़ा कारण है। और एक जो नया पर्सपेक्टिव आपने दिया है, आज हम कोशिश करेंगे कि आगे से हम मामलों को इस नजरिए से देखें कि ये रिलीजियस आइडियोलॉजिकल होने के साथ साथ ये ट्रैफिकिंग का मामला है, जहां बच्चियों का शोषण जानबूझकर किया जा रहा है। और इसमें गलती बच्चियों की नहीं, हमारी है जो हम उनको एक सेफ माहौल नहीं दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतना सारा समय देने के लिए और इतने विस्तार से बात करने के लिए, अपने अनुभव को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इस तरह के वीडियो, इस तरह के एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आप आयुष से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।